हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरबा टीम। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा, अपने दो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ओके, तो ये जो सेशंस होने वाले हैं दोस्तों, वो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल है हमारे साथ, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन और आपके लिए काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो आपके एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस बनकर आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक तिवारी, आप लोग जानते हैं, खास इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको पढ़ाने वाला कौन है, ज़्यादातर फर्क पड़ता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है, आपको क्वालिटी मिल रही है कि नहीं। तो आप हमारे सेशन को देखिए और एंजॉय कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको भी समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों। ये जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अपने बारे में बता दिया, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो आपका आज का कोड क्या है दोस्तों? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ, ठीक है, हमारे जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इफ रेडी टू गिव फुल डेडिकेशन टू योर एफर्ट, अपना एफर्ट देने के लिए, अगर फुल डेडिकेशन के साथ अपना एफर्ट देने के लिए आप तैयार हो, तो इस जीवन में कोई भी चीज एज पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है कि जिसे आप पा ना सको। तो इसलिए अपने एफर्ट को पूरी डेडिकेटेड के साथ लगाओ, जहां भी लगाओ, और अपने गोल्स को अचीव करो, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हम प्रीवियस दो सेशन देख चुके हैं और हमारा ये दो सेशंस बहुत पुराना हो गया होगा आपको, आपके ही हिसाब से, और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इस सेशन को छोड़ के लेफ्ट करके आप फिर प्रीवियस सेशन को जाकर देखें। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप दोनों प्रीवियस सेशन देखिए। अगर समरी से आपका काम चल जा रहा है, आपने प्रीवियस दोनों सेशन देख लिया है और चाहते हो कि आप समराइज करके कॉन्सेप्ट पे चलें, आप क्वेश्चंस करें, तो उसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम समरी डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन के। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन का जो समरी है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था, वहां पर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमारा क्या होता है, 3 लॉज देता है, ठीक है, हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन 3 लॉ देता है और इसी का कंक्लूजन हमारा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ होता है। आपको ये चीजें हमने बताई हुई थी अपने फर्स्ट सेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन में। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट बेसिकली दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या पढ़ा था? पाथ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ाई किया हुआ था। हमने पाथ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में पढ़ा और ये भी जाना कि हमारा जो सन होता है वो रिवॉल्व नहीं करता, वो घूमता नहीं है और वो एक फोकस के फॉर्म में स्टेबल होता है। फिर हम लोगों ने सेकेंड लॉ देखा था, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी में क्या होता है, एट सेम एरिया इन सेम टाइम इंटरवल, वहां पे जो एरिया होता है सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया होता है और एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। सेम टाइम पर सेम एरिया में जो एरियल वेलोसिटी हमारा आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और हम लोगों ने डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला निकाला हुआ था, dA/dt = J/2m। ओके, dA/dt = J/2m का हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया हुआ था वहां पे। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स की बात करें तो वहां पे हम लोगों ने देखा था टाइम पीरियड जो होता है हमारा, वो इलिप्टिकल पाथ के डायमीटर का क्यूब, मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर हमारे इलिप्टिकल पाथ के डायमीटर का क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आया था, dQ/T² कांस्टेंट। ओके, फिर हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि हमने बताया भी था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली केपलर्स लॉ का कंक्लूजन है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हमारे न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए और हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया और हम उसकी स्टडी आज करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन लॉ बोलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 ओके
F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ओके, जब हम सिंबल हटाते हैं प्रोपोर्शनल का तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ जाता है F इज इक्वल्स टू G इंटू कैपिटल G इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल 2 अपॉन r²। और हमारा जो न्यूटन फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। और G का जो वैल्यूज हमारा यहाँ पर निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी निकल कर आता है। अब हम बता दें दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करते हैं उनके लिए आपको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ये भी देखा था वेरिफिकेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ फ्रॉम द मोशन ऑफ मून्स। मोशन ऑफ मून से ग्रेविटेशनल लॉ का वेरिफिकेशन भी देखा था, जिससे हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट किया हुआ था A/G इक्वल्स टू 1/60²। ओके, फिर हम लोगों ने रिलेशन देखा था कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में। तो यहाँ पे स्मॉल g और कैपिटल G के बीच का रिलेशन ये होता है स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G me अपॉन re²। और me जो होता है हमारा मास ऑफ अर्थ है और re² हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ हम लोगों ने कैलकुलेट किया था और कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड आउट किया था m इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻24 kg। जिस रिलेशन का हम लोगों ने यूज किया था वो रिलेशन ये था हमारा G इक्वल्स टू Gme/re²। और हमारा रेडियस ऑफ अर्थ होता है कितना 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ की। डेंसिटी ऑफ अर्थ के बारे में हम लोगों ने देखा था, हमारा डेंसिटी देखा था और हम लोगों ने इस रिलेशन का यूज किया था रो इज इक्वल्स टू 3G/4ReG, ठीक है। और इसको इस रिलेशन के हेल्प से हम लोगों ने कैलकुलेट करके ये वैल्यू फाइंड आउट किया था 5.5 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समरी है दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी सारी चीज़ों को समराइज करते हुए चल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या था, चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ अर्थ का वैल्यू कैसे चेंज होता है, अर्थ के ग्रेविटी का वैल्यू कैसे चेंज होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इक्वेटर पे क्या होता है, हमारा ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है बहुत ही कम होती है, मोर लेस। एंड पोल्स में हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है मोर हाई, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। इसका रीजन भी हम लोगों ने देखा था, क्या रीजन था, शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के अपना आकृति, ठीक है, शेप ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑफ ऑन एक्सिस, अर्थ का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारण था जो ये इक्वेटर पे लेस, हमारी ग्रेविटी की वैल्यू लेस थी और पोल्स पे हाई थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था चेंज इन द वैल्यू ऑफ G विथ लैटिट्यूड। ओके, वैल्यू चेंज इन द वैल्यू ऑफ G विथ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड पर हमारे G के साथ, लैटिट्यूड के साथ G की वैल्यू कैसे चेंज होती है उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो फॉर्मूला का सीधे हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, G डैश इक्वल्स टू G माइनस RE⍵² cos स्क्वायर थीटा। ओके, इक्वेटर पे हम लोगों ने देखा था थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0 डिग्री हो जाती है। तो वहां से हमारा G की वैल्यू हमारा ये हो जाता है G डैश इक्वल टू G माइनस RE⍵² हो जाता है। पोल्स पे क्या होता है, G डैश की वैल्यू, पोल्स पर हमारी G डैश की वैल्यू हो जाती है क्या दोस्तों, पोल्स पे हमारी G डैश की वैल्यू G के बराबर हो जाती है, क्योंकि वहां पे एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है। और हम लोगों ने देखा था तो G डैश की वैल्यू कैसे डिक्रीज करती है, इसका रीजन भी हम लोगों ने देखा था। जब व्हेन द ऑब्जेक्ट गोइंग ऑफ फ्रॉम अर्थ सरफेस से जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है तो G की वैल्यू डिक्रीज करती है, कैसे, उसके लिए हम लोगों ने रिलेशन कैलकुलेट किया था। क्या रिलेशन निकाला था, अर्थ के ऊपर जाने पर G डैश इक्वल्स टू G/1 + h/RE², जहाँ पे हम लोगों ने देखा था G डैश की वैल्यू हमेशा अर्थ ऑफ ग्रेविटी से कम होगी। फिर हम लोगों ने नीचे अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर देखा था, तो वहाँ पे हमने रिलेशन देखा G डैश इक्वल्स टू G इंटू 1 - h/RE, और यहाँ पे भी हमारी जो G डैश की वैल्यू होगी वो अर्थ ऑफ ग्रेविटी से कम होगी। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो I इक्वल्स टू F/m हम लोगों ने पढ़ा था, और उसका यूनिट न्यूटन पर केजी होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था अपने प्रीवियस सेशन में। फिर हम लोग देखे थे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था V इक्वल्स टू W/m, इसका यूनिट होता है जूल पर केजी। ओके,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में हम देखे थे प्रीवियस सेशन में, V = Gm/r। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो U = -W हम यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए थे वहाँ पर, और उसका वैल्यू हमारा निकल कर आया था U = -GmEm/re, और इसका भी यूनिट क्या होता है, जूल। तो दोस्तों ये रहा समरी। अब हम शुरू करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये सबको कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे किसी भी स्टेट के बोर्ड के बच्चे हों। अगर वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उनके लिए काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है ये कोर्स। ओके, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल में। सबसे पहले हम लोगों ने लिया था क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन लिया है केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ बेस्ट। ठीक है, केप्लर थर्ड लॉ ऑफ बेस्ट क्वेश्चन हमने लिया है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर देखा जाता है। ओके, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट। ठीक है, दो प्लैनेट के बीच का एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से दो प्लैनेट के बीच का एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 10⁻13 मीटर। ओके, 10⁻13 मीटर दिया है एंड 10⁻12 मीटर, मतलब सन के पास से दोनों प्लैनेट के बीच का एवरेज डिस्टेंस दिया है कितना, 10⁻30 मीटर्स एंड 10⁻12 मीटर्स दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स। ओके, उस प्लैनेट का टाइम पीरियड का रेशियो एंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, दोनों के वेलोसिटी, प्लैनेट के वेलोसिटी के रेशियो को भी कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया A1 A2, ओके, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पे हमने A1 A2 का यूज किया है, ये आप D लिख सकते हो, D1 D2 भी लिख सकते हो। ओके, तो A1 हमारा दिया हुआ है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, 10⁻14 मीटर, और A2 दिया है 10⁻12 मीटर। अब हम केप्लर्स थर्ड लॉ का यूज करेंगे, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल AQ। ओके, अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा T1/T2 A1 A2 का होल क्यूब। ओके, जब हमने T1 T2 का स्क्वायर रूट हटा दिया तो हमने देखा A1/A2 का होल 3/2 हमारा बन जाता है। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो वैल्यू पुट कर दिया 10⁻13 10⁻12, जब हमने देखा तो यहाँ पे हमारा 12 करके यहाँ पे ऊपर 10 बचेगा ओनली, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो T1/T2 = 10⁻3/2 और T1/T2 = 10√10। यही हमारा टाइम पीरियड का रेशियो। अब हम अप्लाई करेंगे जनरल फार्मूला, सर्कुलर ऑर्बिट का जो जनरल फार्मूला होता है, V = 2πr/t, V = 2πr/t। ये वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, इस केस में हमारा वेलोसिटी जो होता है वो R और T पर डिपेंड करता है, R और T पर डिपेंड करता है, मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट और टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। और 2π जो होता है हमारा कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R/T लिख देते हैं। तो V1/V2 R1 R2 T2 T1 लिख दिया, और हम सीधे R1 R2 दोस्तों जो यहाँ पर है ना, वो क्या है आपका A1 A2 है। ओके, A1 A2 है, हम डिस्टेंस को यहाँ पर लेकर चलेंगे। V1/V2 = 10⁻13/1012, और हमने टाइम पीरियड का रेशियो रख दिया, तो यहाँ पर हमारा बन गया 1/10√10। ओके, जब हम रेशियो निकाल कर कैलकुलेट किया तो V1/V2 = 1/√10 हो जाता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये क्वेश्चन आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, देखिए दोस्तों क्या है कि क्वेश्चंस को पढ़िएगा और अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप क्वेश्चंस को पढ़कर अप्रोच करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी
और ये समझ में आने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मिल रहा है और हमें उसे कैसे अप्रोच करके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा और इजिली अप्रोच कर ले जाएंगे आप, और उसके टर्म्स को समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी भी क्या होता है, सारा खेल टर्म्स का होता है। एक शब्द को कई टर्म्स में लिखा जाता है, कई वर्ड में लिखा जाता है, तो वो वर्ड का खेल होता है, ठीक है। डिजिट का कोई खेल नहीं होता, कॉन्सेप्ट का कोई खेल नहीं होता, केवल वर्ड का खेल होता है। अगर आप वर्ड समझ गए, वहां पे टर्म्स को समझ गया कि ये टर्म्स का मतलब क्या हुआ, ये टर्म्स कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेट हो रहा है, तो आप इजीली अप्रोच कर जाओगे क्वेश्चंस को और सॉल्व कर जाओगे, इसकी गारंटी है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, द मास ऑफ 2 पार्टिकल्स आर 800 kg एंड 600 kg। 2 पार्टिकल का मास दिया हुआ है, कितना, 800 kg दिया है और 600 kg दिया है, विच आर सेपरेट 0.25 मीटर फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे से सेपरेट मतलब स्मॉल आर की वैल्यू दिया है 0.25 मीटर। एंड कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट। मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पर। दी 800 kg of particles from 0.25 meter and 600 kg of particle from 0.1 meter are established। मतलब दोनों पार्टिकल्स का क्या कर दिया है, सेपरेट होने का, इस्टेब्लिश होने का एक कंडीशन यहाँ पर दे दिया है। उस कंडीशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता है F/m, न्यूटन पर केजी। ओके, तो आइए देखते हैं। अब क्या है कि दोस्तों, हमारा ये देखिए पार्टिकल्स रखा हुआ है, ये हमारा पार्टिकल्स ए पार्टिकल्स है जिसका मास 800 kg है और सेकंड पार्टिकल 600 kg है, और इनके बीच का सेपरेट डिस्टेंस हमारा कितना है, 0.25 मीटर्स है। ओके, अब हमें वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है अलग अलग डिस्टेंस पर। ओके, ए पार्टिकल्स मतलब 800 kg मास से अगर हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, इंटेंसिटी वो अगर हमारा 0.2 मीटर 20 मीटर्स हो, ठीक है, तो उसके बीच का इंटेंसिटी, आप इंटेंसिटी का डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा। एक बात जान लीजिए दोस्तों कि ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है। कोई भी पार्टिकल्स होगा वो अपने दूसरे वाले मास के सामने अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के सामने अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर ही देखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी पॉइंट से जो हमारा इंटेंसिटी का डायरेक्शन है क्या है, हाँ, तो ये हमारा आई ए हो गया जिसका 0.2 मीटर है, गया यहाँ से 0.15 मीटर, ये हमारा हो गया। F इज इक्वल टू G m1 m2 r स्क्वायर, और हमने वैल्यू रख दिया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 800 इंटू 600 अपॉन r स्क्वायर। अब हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे r की वैल्यू जो होंगी दोस्तों वो वेरी करेंगी, क्योंकि ए पार्टिकल्स 800 kg मास के लिए ये स्मॉल m जो है इसके हिसाब से चेंज होगा, इस वाले डिस्टेंस के हिसाब से r और a की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। हम यहाँ पे रख देंगे, अगर हम 800 kg मास पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो मास का यूज होगा वो b पार्टिकल्स का होगा 600 kg। तो हमने IA इक्वल टू रख दिया 6.6 इंटू 10⁻11 800 इंटू 600 अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स का ये है, और स्मॉल m से डिवाइड कर दिया 600 कैंसिल आउट हो गया। r स्क्वायर की वैल्यू हमने 0.20 मीटर रख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद दोस्तों आपका कैलकुलेशन आ जाता है I इक्वल टू 13.34 इंटू 10⁻7, और हमारा IA की जो यूनिट, फिर हम यहाँ पे अगर डेसिमल का प्लेस चेंज करते हैं तो 1.334 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर केजी हो जाता है। अब ड्यू टू 600 kg पार्टिकल्स के लिए देखेंगे तो आप वही हम करेंगे, वहाँ पे हमने दिया 0.15 मीटर वैल्यूज पर हम देखेंगे डिस्टेंस पे, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, और 600 kg की बात की गई है तो स्मॉल m की वैल्यू 800 kg हो जाएगा,
ओके, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद देखिए दोस्तों, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा हो कि वैल्यू कैसे पुट किया जाएगा। तो हम सीधे सीधे IB की वैल्यू का आंसर बोल रहा हूँ 26.68 इंटू 10 पे पावर -7, जब हम डेसिमल हटा देते हैं तो 2.668 इंटू 10 पे पावर -6 न्यूटन पर केजी हो जाता है। अब हमारा मैग्नीट्यूड, जो हमारा इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है पॉइंट P या पॉइंट C कह सकते हो, पॉइंट C पर, तो हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा IM इक्वल्स टू हो जाता है IA स्क्वायर प्लस IB स्क्वायर। ओके, और हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे IA और IB की वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारा वैल्यू निकल कर आता है 2.98 इंटू 10 पे पावर 6 न्यूटन पर केजी निकल कर आता है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका अर्थ और मून सरफेस के बीच का रिलेशन क्रिएट करने के लिए होता है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, वो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो या कोई भी कंपटीशन हो, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ ऑफ मून इफ द रेडियस ऑफ मून इज 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। जो मून का अर्थ है, ठीक है, जो मून का रेडियस है, सॉरी, जो मून का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का 1/4 टाइम्स है। ओके, एंड इट मास इज आल्सो 1/80 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। वो 1/80 टाइम्स अर्थ के मास का 1/80 टाइम्स है। ठीक है, अब हम ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे, G = GME/RE स्क्वायर, जैसा कि हमने समरी में भी देखा और इसके सेशन में भी डिटेल में देखा है। मून के लिए भी हम यूज करेंगे, बस मास और रेडियस पे क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो इसलिए रखेंगे। तो G' = GMM/RAM स्क्वायर हो जाएगा, और यूनिवर्सल कांस्टेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डिवाइड कर देते हैं तो G/G' = RM/RE का स्क्वायर इंटू MEM/M का M हो जाएगा, और हम वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए दोस्तों 1/4 RM की वैल्यू क्या है, 1/4 RE/RE, RE कैंसिल आउट हो जाता है, और ME/M 1/80। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों G/G' = 1/16 इंटू 80, तो G/G' की वैल्यू आ जाता है 5, और G की वैल्यू जो होता है 5G' होता है। G' की वैल्यू हमारा निकल कर क्या आता है, अर्थ की ग्रेविटी का 1/5 टाइम्स होता है। जो हमारा मून का ग्रेविटी होगा वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/5 टाइम्स होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। अब हम लैटिट्यूड पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द अर्थ रिवॉल्व्स विद फास्ट मोशन दैट द ऑब्जेक्ट सीम्स टू स्विम एट इक्वेटर। हमारा कोई हमारा अर्थ है जो कि फास्ट मोशन के साथ घूम रहा है। ठीक है, तो घूम रहा है, तो ऐसा ही हमें प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो इक्वेटर पे क्या कर रहा है, स्विम मतलब तैर रहा है। तो देन हाउ मेनी आवर्स ऑफ डेज, ठीक है, तो कितने समय, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि कितने समय बाद वो अपने क्या कर रहे हैं, कितने एक दिन में कितने टाइम लगाएगा उसको रिवॉल्व करने में, ऐसा कुछ पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या है कि as we know that the value of G also changes with latitude, जैसे कि हम जानते हैं कि लैटिट्यूड पे हमारी G की वैल्यू चेंज होती है, तो G' = G-RE ω² एट इक्वेटर पे देखा गया है। बट हियर ऑब्जेक्ट इज स्विमिंग, मतलब इक्वेटर पे क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, तैर रहा है। एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे जो G' की वैल्यू, हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वेटर पे, अर्थ की इक्वेटर पे क्या कर रहा है, तैर रहा है, तो वहां पे हमारे G' की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो यहाँ से हमारा 0 = हम लिख देते हैं G - RE ω² हो जाता है। तो G की वैल्यू हमारा निकलता है RE ω² = G ω² लिख सकते हैं G/RE, क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी बताना है यहाँ पर, और ω = √G/RE, ω = √10/6400 × 10⁻³ तो ओमेगा की वैल्यू हमारा निकल कर आ जाता है 1/800 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब हम जैसे कि जानते हैं टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है, T = 2π/ω। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू हम पुट करते हैं फ्रेंड्स, जब
हम वैल्यू पुट कर देते हैं t इक्वल टू 2 पाई बाई 1/800, तो हमारा यहाँ पर 2 इंटू 800 इंटू पाई, और हमारा टाइम पीरियड जो निकल कर आता है 26 सेकेंड निकल कर आता है। चूंकि हमारा जो वैल्यूज पूछा गया है वो आवर्स में पूछा गया है, तो 1 आवर्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1/3600। चूंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया 5026 में 1/3600 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा वैल्यू निकल कर आता है 1.39 आवर्स। इट मीन 1.4 आवर्स, या आप बोल सकते हो 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे में वो एक दिन में अपने रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, अब हमारा 5th क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और हम इसे समझते हैं। ओके, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। 1 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन 2 पार्टिकल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड इन एडवांस द फोर्स विल बी। मतलब एक फोर्स पहले से हमारा रखा हुआ है G(m1 m2 d²), यदि उनके रेडियस उनके डायमीटर को डबल कर दिया जाए, ठीक है, उनके डायमीटर को डबल कर दिया जाए, उनके मास में कुछ चेंजिंग कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये चीजें बोला गया है। तो यहाँ पे जो देखिए क्या हुआ, हमने क्या कर दिया है, कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d r ले लिया, और यहाँ पे स्मॉल d इक्वल टू 2r ले लिया। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया Gm1 m2 by d² by Gm1 by m2 by r², Gm1 m2 d² की जगह पर 2r²। दोनों इक्वेशन को आप देखिए, रिलेट कीजिए, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमने डिवाइड कर दिया था f1 by f2 इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर बाई r² कैंसिल आउट हो गया, तो f1 इक्वल टू 4 f2 हो गया, तो f2 की वैल्यू f1/4 और f1/4 हो गया। मतलब f1 की वैल्यू जो दी गई है, हमारे पहला जो वैल्यू दिया था, पहले हमारा दिया था कितना, 1 न्यूटन दिया हुआ था। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन दिया था, तो 1/4 इट मींस जो हमारा सेकंड वैल्यू, अगर उनका डायमीटर, उनका रेडियस को डबल कर दिया जाएगा, उनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया जाएगा, तो उनका न्यूटन फोर्स जो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब जो पहले फोर्स था, ठीक है, अगर उनका डिस्टेंस आप डबल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या करेगा, वैरी कर जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मैं इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, आपको याद होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। आप उससे रिलेशन निकाल सकते हैं f1/f2 इक्वल टू r2/r1 का होल स्क्वायर से अभी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि 5th क्वेश्चन हमारा लास्ट था, लेकिन हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जितना ज़्यादा हमारे सामने आएंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें समझना है, जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन कर सकते हैं करेंगे। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब पर आप लोगों को क्वेश्चन तो प्रोवाइड करा दे रहे हैं, बट आप अलग से भी कुछ क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि आपको भी तो लगे कि आप क्वेश्चन कर ले जा रहे हो। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ओके, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे अपना क्वेश्चन सबमिट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। ठीक है, आपका 6th क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ G, कैपिटल G, ऑफ फॉर 2 ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। हाउ मच विल इट बी फॉर द ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन कंडेंसिंग मीडियम। कह रहे कि वैक्यूम में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उस टाइम हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 है, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। यदि उस ऑब्जेक्ट को कंडेंसिंग मीडियम में रख दिया जाए तो कैपिटल G की वैल्यू क्या होगी। तो भाई हम क्लियर, हमने बोला कि ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में किसी मीडियम, जो हमारा जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, और जो G की वैल्यू है, कैपिटल G की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने ग्रीन पेन से भी लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल, हमारा कर्सर गायब हो जाएगा, we know gravitational force does not depend on any medium, किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए हमारे कैपिटल G की वैल्यू तो वेरी करेगी ही नहीं, क्योंकि मीडियम पे ही नहीं डिपेंड करता है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका कैपिटल G की वैल्यू चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। ठीक है, तो हमारे G की वैल्यू वही रहेगी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है और हमारा न्यूटन पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर 440 केजी। दो ऑब्जेक्ट के बीच का मास हमारा दिया हुआ है 40 केजी एंड 80 केजी, विच आर सेपरेट, जो कि सेपरेट है एक दूसरे से 0.15 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 0.15 मीटर अपना दूरी पर बैठे हुए हैं। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम, यदि उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने लगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, ठीक है, दोनों पार्टिकल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो 1 mg वेट, मतलब 1 mg मतलब 9 1 mg का मतलब क्या हो गया, क्या हो सकता है 1 mg वेट का मतलब क्या हो गया, आपका मिलीग्राम वेट की बात कर रहा है, ठीक है, ओके, मिलीग्राम वेट के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है, और हमारा सेपरेट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर दोनों पार्टिकल के बीच में 1 मिलीग्राम वेट का फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन में हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए वहाँ पे वैक्यूम की बात की गई थी, एयर की बात की जाए, कंडेंसिंग मीडियम, किसी मीडियम को पार्टिकुलर इंडिकेट करके बोला जाए कि जी की वैल्यू क्या होगी। यदि किसी डाटा के साथ कैपिटल जी की वैल्यू पूछी जाती है तो कैलकुलेट करेंगे, बट अगर कैपिटल जी की वैल्यू कहीं दे दी जाती है, किसी मीडियम की बात की जाती है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के बारे में पूछा जा रहा है तो वैल्यू वेरी नहीं करेगा, बट दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पूछा जाए तो इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, m1 की वैल्यू दिया है 40 kg, m2 की वैल्यू दिया है 80 kg, d की वैल्यू दिया है 0.15 मीटर और हमारा फोर्स दिया है 1 mg वेट, जो कि mg मतलब मिलीग्राम वेट, तो हम लिख सकते हैं 1 × 10⁶ kg और वेट का मतलब ग्रेविटी को भी कंसीडर करेंगे 10 g। ओके, जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 × 10⁻⁵ न्यूटन हो जाता है। आप देखिए 40 kg, और जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में केवल अट्रैक्टिव नेचर ही डेवलप होते हैं, यहाँ पे रिपल्सन डेवलप नहीं होता है। यही बेसिक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और किसके में, ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का नेचर सेम होता है, वहां पर भी रिपल्सन अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी रिपल्सन अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ग्रेविटेशन में क्या होता है, केवल अट्रैक्टिव नेचर के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ पे G = G m1 m2/d², वैल्यू हम पुट कर देंगे सीधे सीधे, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा G की वैल्यू हो जाती है 1 × 10⁻⁵ × 0.15 का स्क्वायर अपॉन 40 × 80। ओके, जब G की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 7.0 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो हमारा G की वैल्यू आई है वो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू, जो मेन वैल्यूज है, ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यूज है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, उसके आसपास ही वैल्यू आएगा, कैपिटल जी की वैल्यू जो आएगी उसके आसपास ही वैल्यू आएगा। तो उसी के बिहाफ पे हम क्या कर लेते हैं, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ले लेते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन देने का पर्पस यही था कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करो और सॉल्व करो और अपना अप्रोच दिखाओ, अपने नॉलेज को इस पे शो अप करो। तो ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ही ये हमारा क्वेश्चन वाला सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे आप अपना डाउट जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और साथ में दोस्तों आपसे ये कहूँगा कि आप अगर हमारे YouTube पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं कोई भी कोर्स अपडेट करूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक
करने में क्या जाता है, आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन फील होगा कि हाँ भाई हमारा कोर्स आप लोगों को पसंद आ रहा है। और साथ में दोस्तों हमारे इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इस कोर्स का बेनिफिट उठा सके। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, पहले बता देना, जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कोई चार्ज नहीं लगेगा और आगे चलकर भी इस पे कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। मेरा जो चैनल है वो आपके लिए है और आपके लिए हमेशा बना रहेगा। बाद में चल के कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। हम उन जैसे यूट्यूबरों के जैसे नहीं है कि भाई मैं अपने बिजनेस पर्पज से यूट्यूब चलाऊं, नहीं, मेरा बिजनेस पर्पज के लिए हमारा ये चैनल नहीं है, आप लोगों के सपोर्ट के लिए है, क्योंकि ये मेरा पैशन है। मेरा एक अंदर से क्या होता है कि मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि अगर हमारे देश में एजुकेशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही है तो क्यों ना एजुकेशन को ऐसा बना दिया जाए कि हर कोई उसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो मैं अपने इस यूट्यूब के थ्रू एक छोटा सा मुहिम लेकर आया हूँ, आप लोगों को एक कोर्स प्रोवाइड करूँ ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको एंजॉय कर सकें, अपनी नॉलेज को गेन कर सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।